स्टीम इंजन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उनके व्हील्स होते हैं, जो हमें बचपन से ही काफी ज्यादा आकर्षित करते आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं व्हील्स के बारे में जानेंगे। एक व्हील के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। जिस हिस्से को ट्रैक के ऊपर रखा जाता है उसे टायर कहा जाता है। व्हील के बीच वाला हिस्सा व्हील सेंटर कहलाता है और जिस हिस्से से कनेक्टिंग रॉड्स को अटैच किया जाता है उसे क्रैम्पकिन कहते हैं। व्हील्स के साइड में लगी बड़ी बड़ी प्लेट्स काउंटरवेट्स कहलाती हैं, जो कि पिस्टन के मोशन को बैलेंस में लाती है। रॉड्स का वजन जितना ज्यादा भारी होगा, काउंटरवेट्स का साइज उतना ही बड़ा होगा। इन व्हील्स के भी हमें अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है स्पॉक्ड व्हील्स का। स्पॉक्ड व्हील्स का डिजाइन सबसे पुराना डिजाइन है और इसे सबसे ज्यादा कॉमनली यूज भी किया जाता है। स्टीम लोकोमोटिव के आविष्कार से ही इस डिजाइन को अपना लिया गया था, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इनका हल्का वजन और इनकी मजबूती। बात करें हमारे अगले व्हील सेट की, तो अगला व्हील सेट है स्कोआ पी। स्कोआ का मतलब है स्टील कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पी का मतलब है पेंटर, जो इसके आविष्कारक का नाम है। जहां स्पॉक्ड व्हील्स में मोटे साइज के स्पॉक्ड इस्तेमाल किए जाते थे, इन व्हील्स में पतले साइज के स्पॉक्ड इस्तेमाल किए जाते थे और ये पतले साइज के स्पॉक 2-2 के सेट में लगाए जाते थे। इन व्हील्स का वजन काफी ज्यादा हल्का होता था, लेकिन इनकी मजबूती भी काफी ज्यादा होती थी। लोकोमोटिव के व्हील को मेंटेन करना भी आसान हो गया था। भारतीय रेलवेज के WM क्लास के लोकोमोटिव्स में इन्हीं व्हील्स का प्रयोग हुआ था। बात करें हमारे अगले व्हील सेट की, तो ये है बॉक्सपॉक टाइप ए। इस डिजाइन में आगे के और पीछे के व्हील्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन बीच वाला व्हील डिस्क टाइप होता है। डिस्क टाइप के व्हील का ये सबसे पहला डिजाइन है, जिसे बेटर काउंटर बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। इस डिजाइन को USA की जनरल स्टील कास्टिंग नाम की कंपनी ने पेटेंट करवाया था और भारत के WP क्लास के लोको नंबर 7200 यानी कि आजाद में हमें इसी टाइप के व्हील देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट के अगले व्हील सेट का नाम है बॉक्सपॉक टाइप बी। इस डिजाइन में लोकोमोटिव्स के सारे ही व्हील्स डिस्क टाइप के होते हैं और इन व्हील्स को तेज रफ्तार के लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल किया जाता था, जो इन लोकोमोटिव्स को एक बेटर स्टेबिलिटी प्रदान किया करते थे। भारत के सभी WP क्लास के लोकोमोटिव्स में हमें इन्हीं व्हील्स का प्रयोग देखने को मिलता है। व्हील्स के प्रकार के साथ साथ व्हील्स का साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस तरह आज के युग में लोकोमोटिव के गियर रेशो फ्रेट लोकोमोटिव और पैसेंजर लोकोमोटिव को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, पुराने जमाने में व्हील्स का साइज इन दोनों लोकोमोटिव्स के बीच का फर्क बताता था। छोटे साइज के व्हील्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती थी, लेकिन इनकी पावर बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए छोटे साइज के व्हील्स गुड्स लोकोमोटिव्स में ही इस्तेमाल किए जाते थे। अगर बात करें बड़े व्हील्स की, तो बड़े व्हील्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इनका पावर कम होता है, इसलिए पैसेंजर लोकोमोटिव्स में हमें बड़े साइज के व्हील्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें, तो WG क्लास के लोकोमोटिव, जो कि गुड्स लोकोमोटिव थे, इनके व्हील का डायमीटर 1500 mm होता था, जो कि छोटा है। वहीं WP क्लास के लोकोमोटिव्स, जो कि पैसेंजर लोकोमोटिव हैं, इनके व्हील का डायमीटर 1700 mm होता था, जो कि WG क्लास के लोकोमोटिव से साइज में बड़ा है। व्हील्स को घुमाने में सिलेंडर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनके अंदर पिस्टन के सेट होते हैं, जो कि पहियों को घुमाने का काम करते हैं। लेकिन कई लोकोमोटिव्स में इन सिलेंडर्स की जगह अलग अलग होती है, जैसे आउटसाइड सिलेंडर्स और इनसाइड सिलेंडर्स। आउटसाइड सिलेंडर्स वाले लोकोमोटिव्स में सिलेंडर्स को पहियों से बाहर लगाया जाता है। पहियों पर लगी कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड और वेल्व रॉड हमें अपनी आंखों से ही नजर आ जाती है। इन लोकोमोटिव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन्हें आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। आउटसाइड सिलेंडर्स की परफॉर्मेंस दूसरे लोकोमोटिव से काफी बेटर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला डिजाइन यही है। अगर बात करें इनसाइड सिलेंडर्स वाले लोकोमोटिव्स की, तो इनके सिलेंडर्स पहियों से अंदर की तरफ होते हैं और हमें बाहर से सिर्फ एक सिंगल रॉड ही नजर आती है। इनसाइड सिलेंडर्स वाले लोकोमोटिव्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंजीनियर्स चाहते थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकोमोटिव के सेंटर में ही रहे और लोकोमोटिव की चौड़ाई भी कम हो। इन लोकोमोटिव्स की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इन लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस काफी ज्यादा था, लेकिन इनका पावर आउटपुट काफी कम था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इन लोकोमोटिव्स को पटरियों से हटा दिया। भारत के बेसा स्टैंडर्ड्स के लोकोमोटिव आखिरी लोकोमोटिव्स थे जिनमें इनसाइड सिलेंडर्स का यूज हुआ था। स्टीम लोकोमोटिव्स के सिलेंडर्स के साथ साथ स्टीम लोकोमोटिव्स के फ्रेम्स भी इनसाइड और आउटसाइड वर्जन्स में आते थे।
अगर बात करें इनसाइड फ्रेम वाले डिजाइन की, तो ये डिजाइन सबसे कॉमनली यूज होने वाला डिजाइन है, जिसमें व्हील्स की चौड़ाई उसके फ्रेम से ज्यादा होती है और ये व्हील्स हमें बाहर नजर भी आते हैं। ये डिजाइन लोकोमोटिव्स को एक बेटर स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग प्रदान करता था, जिसके कारण इसे सबसे कॉमनली यूज किया गया था। अगर बात करें आउटसाइड फ्रेम वाले लोकोमोटिव्स की, तो इन लोकोमोटिव्स में व्हील्स से ज्यादा चौड़ा इनका फ्रेम होता था और व्हील्स को इनके फ्रेम के अंदर ही लगाया जाता था। बाहर से हमें सिर्फ काउंटरवेट्स और कनेक्टिंग रॉड्स ही नजर आती थी। इस डिजाइन का सबसे ज्यादा प्रयोग नैरो गेज के ट्रैक्स पर किया जाता था, क्योंकि नैरो गेज के ट्रैक्स की चौड़ाई काफी कम होती है। ऐसे में लोकोमोटिव्स को बैलेंस करने के लिए आउटसाइड फ्रेम वाला डिजाइन ही बेस्ट माना जाता है। हालांकि शुरुआती मीटर गेज लोकोमोटिव्स में भी हमें यही डिजाइन देखने को मिला था, लेकिन साल 1920 के बाद मीटर गेज का एक भी लोकोमोटिव इस डिजाइन पर नहीं बना। इसका उदाहरण नेशनल रेल म्यूजियम में रखे F क्लास और M2 क्लास के लोकोमोटिव्स हैं। इन सभी चीजों के अलावा लोकोमोटिव्स के व्हील अरेंजमेंट्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। अगर बात करें शुरुआती दिनों की, तो उन दिनों व्हाइट नोटेशन नाम का क्लासिफिकेशन यूज किया जाता था, जिसे इंट्रोड्यूस किया था डच इंजीनियर फ्रेडरिक मैथविन ने। एक स्टीम लोकोमोटिव के व्हील सेट बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। आगे के छोटे व्हील्स लीडिंग व्हील्स कहलाते हैं, जो कि लोकोमोटिव को कर्व्स पर घूमने में सहायता करते हैं। बीच के बड़े व्हील्स ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, जो लोकोमोटिव को चलाने का काम करते हैं। पीछे लगे छोटे व्हील्स ट्रेलिंग व्हील्स कहलाते हैं, जिनके ऊपर कैबिन और फायर बॉक्स का पूरा वजन होता है। व्हाइट नोटेशन में व्हील्स की संख्या को 3-3 के सेट में बांट दिया जाता है। सबसे आगे वाली डिजिट ये बताती है कि लीडिंग व्हील्स की संख्या कितनी है, बीच वाली डिजिट ड्राइविंग व्हील्स की संख्या को बताती है और लास्ट वाली डिजिट ट्रेलिंग व्हील्स की संख्या को बताती है। जिन लोकोमोटिव्स में लीडिंग व्हील्स की संख्या कम होती है और ड्राइविंग व्हील्स की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे लोकोमोटिव्स को ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए बनाया जाता है, जो कि गुड्स लोकोमोटिव हैं। उदाहरण के तौर पर HGS क्लास। और वहीं जिन लोकोमोटिव्स में लीडिंग व्हील्स की संख्या ज्यादा हो और ड्राइविंग व्हील्स की संख्या कम हो, ऐसे लोकोमोटिव्स रफ्तार के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि HPS क्लास। व्हाइट नोटेशन का प्रयोग स्टीम लोकोमोटिव्स के व्हील्स को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता था, लेकिन स्विट्जरलैंड से आए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अपने साथ साथ एक नए तरह का क्लासिफिकेशन भी साथ लाए थे, जिसे UIC क्लासिफिकेशन कहा जाता है। UIC क्लासिफिकेशन को जर्मन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और इसे समझना व्हाइट नोटेशन की तुलना में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जहां व्हाइट नोटेशन में व्हील्स की संख्या को गिना जाता था, यहाँ पूरे के पूरे एक्सल को ही काउंट कर लिया जाता था। इसमें सपोर्टिंग एक्सल्स को संख्या के रूप में लिखा जाता था, जैसे 1, 2 या 3। अगर एक सपोर्टिंग एक्सल है तो उसे 1 लिखेंगे, वहीं अगर लोकोमोटिव में 2 सपोर्टिंग एक्सल्स हैं तो उसे 2 लिखेंगे। बात करें अगर ड्राइविंग व्हील्स की, तो अगर ड्राइविंग व्हील्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उन्हें A, B या C की कैटेगरी में लिखा जाता था। एक ड्राइविंग व्हील का मतलब A, और अगर 2 ड्राइविंग व्हील्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उन्हें B लिखा जाता था। वहीं 3 के लिए C का प्रयोग किया जाता था। अगर ड्राइविंग व्हील्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना पावर सोर्स खुद लेके चलते हैं, तो उन्हें BO, CO या A की कैटेगरी में लिखा जाता था। A का मतलब है कि एक ही ड्राइविंग व्हील, वहीं BO का मतलब है 2 ड्राइविंग व्हील जो कि अपनी पावर यूनिट साथ लेके चलते हैं। उदाहरण के तौर पर WCP-1 लोकोमोटिव, जिसका UIC कॉन्फ़िगरेशन है 2BO-A1। 2 का मतलब 2 सपोर्टिंग एक्सल्स, BO का मतलब 2 अलग अलग ड्राइविंग व्हील्स जिनकी अपनी खुद की मोटर है। A का मतलब एक अप ड्राइविंग व्हील जिसकी खुद की मोटर है, और 1 का मतलब 1 सपोर्टिंग एक्सल। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 3 अलग अलग ड्राइविंग व्हील्स होने के बावजूद इसे CO क्यों नहीं लिखा गया? तो इसका कारण ये है कि ये ड्राइविंग व्हील्स 2 अलग अलग बोगीज पर बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग लिखा गया है। साल 1954 में इंग्लैंड से भारत WCM-1 लोकोमोटिव को लाया गया, और ये लोकोमोटिव अपने साथ साथ एक नए प्रकार का व्हील अरेंजमेंट भी साथ लाया, जिसे मॉडर्न व्हील अरेंजमेंट कहा जाता है। इस व्हील अरेंजमेंट में किसी भी लोकोमोटिव को 2 अलग अलग बोगीज के ऊपर रखा जाता था, और इन बोगीज में व्हील्स की संख्या भी डिसाइडेड होती थी। अगर किसी बोगी में 2 अलग अलग एक्सल्स हैं, लेकिन ये दोनों एक्सल्स सिर्फ एक ही ट्रैक्शन मोटर पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इन्हें हम BB कहते हैं। लेकिन वहीं अगर 2 अलग अलग एक्सल्स की 2 अलग अलग ट्रैक्शन मोटर भी होती है, तो उसे हम बोबो कहेंगे।
वहीं अगर किसी बोगी में 3 अलग अलग एक्सल्स का प्रयोग किया गया हो और इन तीनों एक्सल्स की अपनी इंडिविजुअल ट्रैक्शन मोटर हो तो उसे हम कोको कहेंगे। इस मॉडर्न व्हील अरेंजमेंट का प्रयोग आज भारत के सारे लोकोमोटिव्स में किया जाता है और सारी दुनिया में भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।